नमस्ते, मैं हूं रवि सूर्यवंशी और आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा की कथा संरचना पर। चलिए, आइए पहले समझ लेते हैं कि कथा कहने या सुनने की कला कहां से आई। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संवाद करता है, तब हम संवादविद अरस्तु के कम्युनिकेशन मॉडल को सफल होते देखते हैं। अरस्तु ने अपने इस संप्रेषण मॉडल में कहा भी है कि प्रेषक यानी संदेश देने वाला इस तरह से संवाद करे कि प्रापक यानी उस संदेश को सुनने वाला उससे प्रभावित हो, और यही प्रभाव प्रेषक और प्रापक के बीच संबंध भी स्थापित करता है। मित्रों, निजी जीवन में भी जब आप किसी से संवाद करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति से जिस तरह और जिस संरचना में बात करते हैं वह आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। आपने कई लोगों को यह कहते जरूर सुना होगा कि अमुक व्यक्ति का संवाद करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। मित्रों, इसी तरीके को सिनेमा के संदर्भ में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। कहानी कहना वाकई एक अद्भुत कला है और हमारे समाज में यह श्रुति परंपरा से आई है। हम सब ने अपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से ना जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी। परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, पंचतंत्र की वो प्रेरणादायक कहानियां और ऐसी ना जाने कितनी कहानियां जिसने ना सिर्फ हमें मनोरंजित किया बल्कि साथ ही साथ हमें जीने का नया रास्ता भी दिखाया। हजारों साल पहले भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में तो कहानी कहने और सुनने के बहुत से नियम कायदे भी समझाए हैं। मित्रों, सिनेमा के संदर्भ में कहानी कहने के क्या नियम कायदे होते हैं या क्या होने चाहिए, यह प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, आना भी चाहिए। सिनेमा माध्यम के जरिए कथा कहने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। मात्र 1 शताब्दी पुरानी इस कथा परंपरा को समझने और परखने के इरादे से मैं यहां आप सभी के बीच उपस्थित हूं। 18वीं शताब्दी के अंत में आई लूमियर बंधुओं की फिल्म द अराइवल्स ऑफ द ट्रेन 2 या 2 से अधिक दृश्यों को जोड़कर बनाई जा रही फिल्मों के रूप में देखी जाती है। लेकिन यह भी सच है कि उन दिनों जब मूविंग इमेज को कैद कर पाना मुश्किल था, ऐसे में लूमियर बंधुओं का यह कारनामा पूरी दुनिया में करिश्माई साबित हुआ। आप देखिए कि दुनिया के अन्य देशों में भी इस विधा को लेकर कई प्रयोग हुए और भारत ने भी जल्द से ही जल्द इस ओर सफलता हासिल की। चूंकि भारत में आम जनमानस में कथा सुनाने की समृद्ध परंपरा रही है, ऐसे में सिनेमा के शुरुआती सालों में हमें ऐसी ही कहानियां फिल्मों में दिखाई देती हैं। दादा साहब फाल्के की बनाई राजा हरिश्चंद्र, कालियामर्दन, लंका दहन, सत्यवान सावित्री, दादा साहब टोरने की फिल्म श्री पुंडलीक, कांजी भाई राठौर की भक्त विदुर, रघुपत सूर्या प्रकाश की भीष्म प्रतिज्ञा, वी शांताराम की चंद्रसेना जैसी तमाम ऐसी फिल्में हैं जो उन कथाओं पर आधारित हैं जो भारतीय समाज के आम जनमानस में सुनी और सुनाई जाती रही हैं। इसे फिल्में तब्दील कर बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का काम भारत के इन शुरुआती फिल्मकारों ने किया और सिनेमा जगत में भारत को भी शामिल करने में एक अग्रणी भूमिका निभाई। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि फिल्मों के निर्माण के लिए एक कथा का होना कितना जरूरी है। मित्रों, हमने अपने एक पिछले लेक्चर में जाना था कि फिल्म और टीवी कार्यक्रमों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। पहला है फिक्शन। फिक्शन को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो काल्पनिक कहानी पर आधारित वह विषय वस्तु जिसकी कहानी में वास्तविकता नहीं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिल्में। इसका दूसरा विभाजन है नॉन फिक्शन अर्थात अकाल्पनिक लेखन, या यूं कहें कि वास्तविक घटनाओं, तथ्यों या विषय का प्रस्तुतिकरण, जिसके अंतर्गत आती हैं डॉक्यूमेंट्री या वृत्तरूपक जिसे हम कहते हैं। हम यहां पर फिक्शन यानी काल्पनिक कहानी पर आधारित विषय वस्तु के निर्माण पर बात कर रहे हैं, जिसमें
सभी कुछ काल्पनिक है, जैसे कि उसकी कहानी या उसके पात्र। मित्रों, मान लीजिए कि किसी भी निर्देशक या निर्माता के पास कोई कहानी है, तब सिनेमा की कथा संरचना क्या और कैसी होगी, आइए समझते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा जिसमें एक नैरेटर फिल्म के सभी पात्रों का परिचय कराते हुए दिखता है। कई ऐसी फिल्में भी होती हैं जिसमें बिना किसी नैरेटर के ही फिल्म कथा के सभी पात्र का परिचय स्वयं हो जाता है। यह फिल्म के स्क्रीन पे राइटर यानी पटकथा लेखक पर निर्भर है कि वह फिल्म को पर्दे पर कैसे दर्शकों के लिए लाएगा। लेकिन पटकथा लिखने से पूर्व वह फिल्म की कथा संरचना को अपने दिमाग में बना लेता है। मान लीजिए एक प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद की कहानी कफन पर आपको कोई फिल्म का निर्माण करना है। चूंकि वो कहानी साहित्यिक रूप में है, तो इसे फिल्म कथा के प्रारूप में ढालने की आवश्यकता होगी। किसी भी सिनेमा की कथा संरचना में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक फिल्म लेखक जरूर ध्यान रखता है। हम यहां प्रेमचंद की कहानी कफन के सहारे इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न यह है कि कहानी का सेट कहां बनाया जाए। प्रेमचंद की कहानी कफन को गांव की पृष्ठभूमि में रखना है या शहरी। यह फिल्म लेखक के दिमाग में होना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि मूल कहानी का मर्म खत्म ना हो यह सब करने में। दूसरा प्रश्न यह है कि घटना प्रसंग की शुरुआत कौन से दृश्य से होगी। चूंकि कफन आपने पढ़ी होगी तो इसका एक आइडिया आपको जरूर लग सकता है। घीसू और उसके पुत्र माधव पर केंद्रित इस कहानी के कई प्रसंग ऐसे हैं जिससे यह बनने वाली फिल्म आरंभ हो सकती है। जैसे जब घीसू के साथ माधव अपनी मरी हुई पत्नी के लिए कफन खरीदने के लिए बाजार जाता है, या फिर वे साहूकार से पैसे मांगने जाते हैं, या जब दोनों पिता पुत्र शराब की दुकान में तली हुई मछलियां और शराब पीते पीते बेहोश हो जाते हैं। फिल्म वहां से आरंभ की जा सकती है। मित्रों, किसी भी फिल्म की कथा संरचना को बनाने से पूर्व में आने वाला तीसरा प्रश्न होता है, मुख्य पात्र कौन से होंगे। कफन कहानी में देखा जाए तो मुख्य पात्र घीसू और माधव हैं, लेकिन फिल्म कथा में एक क्रिएटिव लेखक इसमें जरूरी बदलाव कर सकता है। मुख्य पात्र में घीसू और माधव के अलावा साहूकार, माधव की पत्नी, शराब की दुकान, बेरोजगारी, घीसू माधव का आलसीपन आदि कहानी की सिनेमा संरचना में मुख्य पात्र हो सकते हैं। मित्रों, चौथा प्रश्न यह है कि कहानी में दांव पर क्या लगा है। उसके लिए पात्रों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह प्रश्न किसी भी निर्देशक और फिल्म के लेखक को औरों से अलग बनाता है। कफन की कहानी के जरिए कोई भी लेखक फिल्म के विमर्श को अलग मोड़ दे सकता है। जैसे इस फिल्म में दलित या महिला विमर्श, सामाजिक या आर्थिक विमर्श को केंद्र बनाया जा सकता है। कफन कहानी में दांव पर एक जिंदगी लगी है और उसके सहारे पात्रों को सामाजिक घृणा का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी वो मुख्य पात्र खुद को आनंद में महसूस करते हैं। मित्रों, कथा संरचना से जुड़े पांचवें प्रश्न के रूप में आपको कहानी में व्याप्त मुश्किलों का सामना करते हुए पात्रों की भूमिका और उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कफन कहानी में जब घीसू और माधव साहूकार से कफन खरीदने के पैसे मांगने जाते हैं, उस समय साहूकार द्वारा बोली जाने वाली भाषा और उस पर घीसू माधव की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि अल्हड़ और आलसी मिजाज के घीसू माधव साहूकार को ही उल्टा सीधा बोलकर निकल जाएं, क्योंकि मूल कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मित्रों, अगर आपने प्रेमचंद की इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप इसे पढ़ें। चलिए अब थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सिनेमा की कथा संरचना को बनाना अपने आप में एक बड़ा काम है। यह आपको अलग पहचान देता है। एक अलग पहचान आप इससे बना सकते हैं। इसलिए पहले बताए गए प्रश्नों के साथ कुछ और बातों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जैसे कहानी के पात्रों की भूमिका और
प्रतिक्रिया के बाद कौन सा परिणाम होता है, पात्रों पर होने वाले परिणाम के बाद कौन सा प्रभाव होता है, फिल्म कथा में दुख को कहां और कैसे सेट करें, मुख्य पात्रों को कहां और कैसे उपस्थित होना है, दर्शकों को संदेश, प्रेरणा और पाठ पढ़ाने के लिए अंतिम उद्देश्य की ओर कैसे बढ़ाया जाए, दर्शकों के मन में उठ रहे सवाल और पात्रों की समस्याओं के बीच हल कैसे निकाला जाए। ये सभी सवाल फिल्म में निर्माता, कलाकार, संगीतकार और लेखक यदि ध्यान में रखेंगे तो एक बेहतर कथा संरचना का निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, अब तक आपने किसी साहित्यिक कहानी को फिल्म कथा में पिरोने की संरचना के तरीके को सीखा। अब हम किसी भी कहानी के सिनेमाई कथा संरचना को रेखीय माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस चित्र में 3 भाग वाली संरचना को देखिए। इसका पहला भाग, इसका दूसरा भाग और इसका तीसरा भाग। और अपनी कहानी को इसी फॉर्मेट में रखने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो प्रेमचंद्र की कहानी कफन को भी इसमें रख सकते हैं। किसी भी कहानी के प्रसंग, पात्रों का परिचय और कहानी की शुरुआत का मतलब है सेटअप। इस चरण में सभी पात्रों के परिचय के साथ साथ फिल्म की कथा का प्रारंभ किया जाता है। प्रयोगात्मक और व्यावसायिक फिल्मों में दूसरे चरण में कल्पना, संघर्ष, तनाव, अड़चने, क्लाइमैक्स आदि को शामिल किया जाता है। अंत में फिल्म में सभी पात्रों के उद्देश्य की पूर्ति होते हुए दिखाया जाता है। यहीं पर निर्माता निर्देशक दर्शकों के मन में खुद को स्थापित रखने का काम करते हैं। फिल्म का अंत अगर सॉलिड है तो फिल्म का निर्देशक और लेखक वर्षों तक याद किया जाता है। सिनेमा की सामान्य कथा संरचना से अलग व्यावसायिक फिल्मों की संरचना को भी रेखीय माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। आपके स्क्रीन पर दिख रही इस रेखीय आकृति को समझने से पहले आप अपने दिमाग में कोई कहानी रखिए। उदाहरण के लिए फणीश्वर नाथ रेणु का चर्चित उपन्यास मारे गए गुलफाम को ही ले लें। सन 1966 में इसी पर आधारित तीसरी कसम नाम से फिल्म का निर्माण हो चुका है। बासु भट्टाचार्य निर्देशित इस फिल्म को पहले असफलता का मुख देखना पड़ा, लेकिन यह फिल्म हिंदी की श्रेष्ठतम फिल्मों में से एक मानी जाती है। सिनेमा की कथा संरचना से जुड़े जिन प्रश्नों की हमने अब तक बात की, उन्हीं प्रश्नों के जवाब के साथ इस फिल्म को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और इस रेखीय माध्यम में जोड़ने का भी प्रयास कीजिए। हीरामन के किरदार में राज कपूर और हीराबाई के किरदार में वहीदा रहमान ने किरदारों को जीवंत किया है। नबेंद्र घोष ने इस फिल्म की पटकथा लिखी है। उन्होंने इस फिल्म की कथा संरचना को बनाते समय जो भी बातें ध्यान रखी वह आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हीराबाई और हीरामन के बीच के प्यार के सहारे समाज में ऊंच नीच और गैर बराबरी को दर्शकों तक पहुंचाने में लेखक ने काफी मेहनत की है। इस रेखीय आकृति के सहारे पूरी फिल्म को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो जब कहानी का विस्तार हो रहा है, उस पड़ाव में हीरामन को हीराबाई से प्यार हो जाता है। हीरामन हीराबाई को नौटंकी के मंचों पर ले जाने के लिए अड़चनों और जिन संघर्ष को करते हुए दिखाई देता है, वही फिल्म की कहानी का विस्तार बताता है। इसी विस्तार में आश्चर्य, संकट और हीरामन का संघर्ष तीनों दिखाई देता है, लेकिन अंत में वैसा नहीं होता जैसा कि कहानी के विस्तार के समय होता है, क्योंकि फिल्में समाज को एक संदेश देती हैं और यह संदेश फिल्म के अंत पर निर्भर करता है। मित्रों, आप इस फिल्म को देखते हुए फिल्म की कथा संरचना को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश जरूर कीजिए। मूल रूप से कथा संरचना के 3 प्रकार हो सकते हैं। रेखीय कथा संरचना, जिसमें कालखंड के अनुक्रम के रूप में, एकाधिक नायक के रूप में, या फिर एकाधिक कथा सूत्र के रूप में कथा संरचना बनाई जा सकती है। दूसरा प्रकार अरेखीय कथा संरचना का है, जिसमें फ्लैशबैक, अखंडित और खंडित
और जुड़ी हुई कहानियों से कथा संरचना को डिजाइन किया जाता है। तीसरा एक अन्य प्रकार भी है जिसमें फ्रेम या महाकाव्य के रूप में कहानी कही जाती है। कथा संरचना के प्रमुख स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, अब इसे जानते हैं। जैसे शास्त्र, लोक साहित्य, कल्पना या जीवन। मित्रों, इनके अलावा भी कथा संरचना के कुछ अन्य स्रोत हो सकते हैं। कई बार निर्माता, निर्देशक और फिल्म लेखक अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों को भी फिल्म की कथा संरचना में शामिल करते हैं। हालांकि सिनेमा का अपना एक व्याकरण है और निजी अनुभव को भी लेखक इसी को ध्यान में रखते हुए पिरोने का प्रयास करता है। तो मित्रों, यहां तक बात हुई मूल संरचना की। आइए अब कोशिश करते हैं कि हम और आप मिलकर एक फिल्म निर्माण कैसे किया जाता है, इसको चरणों में विभाजित करके समझें। किसी भी फिल्म को बनाने से पहले एक आइडिया की जरूरत होती है। वो आइडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे देश के इतिहास की कोई रोचक कहानी, कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक विषय या कुरीति। इसके अलावा देश के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को एक करने वाला कोई विचार आदि कुछ भी हो सकता है। मित्रों, आइडिया से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है सिनेमा की कथा संरचना में शोध की आवश्यकता। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यह शोध किसी भी विचार को कहानी में तब्दील करते समय या फिर कहानी के पात्रों को हाव भाव को पर्दे पर चित्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ ही किसी भी फिल्म के विचार में कुछ प्रमुख तत्वों का होना फिल्म के व्याकरण में अनिवार्य माना जाता है, जिसमें पहला है किरदार यानी पात्र। किसी भी फिल्म को उठाकर आप देखिए, एक, दो या तीन मुख्य पात्र आपको जरूर याद होंगे। मसलन गब्बर सिंह, बाबूराव, बसंती, चुलबुल पांडे, बलवंत राय, रानी, सरदार खान, सीता गीता, मैगेम्बो, रैंचो और ना जाने कितने सारे नाम। यही याददाश्त एक दर्शक के मन मस्तिष्क में बनी रहे, इसके लिए फिल्म का लेखक कथा की संरचना को बहुत संयमित होकर बनाता है। कथा संरचना में किरदारों को गढ़ते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है और कुछ विचारकों का तो ये तक कहना है कि लेखक ही वह व्यक्ति है जो किरदारों को जन्म देता है। नायक, खलनायक, उस्ताद या गुरु, सहयोगी, हरकारा, विदूषक आदि के रूप में किरदारों को लेखक जीवंत करता है। किसी भी फिल्म लेखक को अपनी कहानी के किरदारों को गढ़ते समय कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किरदार ऐसा हो जिससे दर्शक स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करे। किरदार का मकसद कुछ ना कुछ पाने का जरूर हो। कहानी के किरदार स्वयं में निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले हों। किरदारों में कुछ ना कुछ ऐब और कमजोरी भी हो। कुल मिलाकर हर किरदार औरों से अलग और जीवंत हो। किसी भी फिल्म की कथा संरचना में दूसरा अनिवार्य तत्व है हर कहानी में एक यात्रा का होना। सीधी सादी कहानी किसी भी दर्शक को पसंद नहीं आती। इसके लिए लेखक को उसमें संघर्ष, उतार चढ़ाव को जरूर समाहित करना होता है, जिससे कहानी उन पात्रों की यात्रा कराती हुई दिखे। कहानी के इस उतार चढ़ाव को इस चित्र में भी देखा जा सकता है। इसमें किसी भी फिल्म को लिखते समय उसमें संघर्ष और समस्या की सम्मिलित किया जाता है और इसको डालने के क्रम में एक ऐसा बिंदु भी आता है जो समस्याओं का चरम बिंदु है, जिसके आ जाने के बाद कहानी अंत की ओर बढ़ जाती है। और यही कथा संरचना का तीसरा अनिवार्य तत्व है। इसमें लेखक को फिल्म की कहानी का तार्किक अंत सोचना होता है। कई बड़े फिल्मकार इस तत्व पर आकर डगमगा जाते हैं। वो फिल्म को आखिरी में लाकर छोड़ देते हैं, पर दर्शक ऐसी फिल्मों को अमूमन पसंद नहीं करते। फिल्म का अंत कैसा हो, ये उस फिल्म के निर्देशक और लेखक पर निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि सिनेमा में मृत्यु भी प्रेरक ढंग से उत्सव की तरह आती है, तो वो मशहूर फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद बन जाती है। मित्रों, कथा संरचना का चौथा अनिवार्य तत्व है फिल्म की सेटिंग से जुड़ा। किसी फिल्म के विचार का महत्वपूर्ण तत्व
फिल्म की सेटिंग होता है। इसके 4 जरूरी भाग हो सकते हैं। पहला स्थान, दूसरा समय, तीसरा समय की अवधि, चौथा कहानी का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब आप किसी विचार को कहानी में बदल रहे होंगे तो आपकी कहानी दर्शकों के लिहाज से काफी अच्छी बन जाएगी। मित्रों, कथा संरचना का 5वां जरूरी तत्व है विजुअल एक्शन की तलाश। मित्रों, यह तत्व इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पड़ाव में फिल्म के लेखक को सिर्फ एक्शन के सहारे ही कहानी को आगे बढ़ाना होता है। मित्रों, अब तक हम लोगों ने फिल्म के आइडिया से लेकर कथा संरचना के जरूरी तत्व को समझ लिया है। हमने अभी तक जितनी बातों को समझा है उसे आप किसी फिल्म को देखते समय समझने का प्रयास जरूर करिए, जिससे आपको इसके बारे में अधिक समझ पैदा होगी। मित्रों, मुझे लगता है कि अब आप फिल्मों के लिए लिखी जाने वाली कहानी की संरचना और उससे जुड़े लेखन को समझ चुके होंगे। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो उम्मीद करूंगा कि आप भी एक आइडिया से कहानी लेखन की ओर अग्रसर जरूर होंगे। टेलीविजन के इतने अधिक चैनलों के आ जाने से, ओटीटी प्लेटफॉर्म के इतने तेजी से विकास करने से और सिनेमा निर्माण में एक नई तेजी देखने से यह पता चलता है कि फिल्म लेखन और निर्माण की एक बहुत बड़ी संभावनाएं अब हमारे सामने हैं। बस जरूरत है उसके मुताबिक अपने को तैयार करने की। हमें उम्मीद है कि आप इस पाठ्यक्रम से कुछ सीखकर इस दिशा में कुछ नया और रचनात्मक काम करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद।